हम अपने व्यवसाय में हम आगे बढ़ें, और जो दूसरों ने, मैं मिस्टेक तो नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि जो मतलब हमारे से, जो व्यवसाय हमारे से पहले आए हैं, ठीक है, उनकी जर्नी क्या रही है, तो उनसे हम थोड़ा बहुत सीखें। अंग्रेजी में एक शब्द है लर्निंग कर्व, राइट। तो ये जो हमारा जो लर्निंग कर्व है, जो हमारा सीखने की ये पूरी जर्नी है, ये जो यात्रा है, इसको हम थोड़ा करें, जल्दी हम अपने लक्ष्य पे पहुंचे। एक छोटा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में है, लेकिन सब कुछ मैं आपके लिए हिंदी में उसका पूरा विश्लेषण करूंगी, ठीक है। उसके बाद मतलब हम लोग आराम से हम लोग बातचीत करेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस, आपका जो अनुभव है वो आप प्लीज मेरे साथ भी शेयर करें। तो आज हम मार्केट लिंकेजेस की बातें करेंगे। जो मेरे को जो टॉपिक मिला है, ठीक है, मुझे मिला है रिटेल, मुझे मिला है इंस्टीट्यूशंस और एग्रीगेटर्स। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन मैं ये पाती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, वो मतलब कुछ चीजों में हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, ताकि बिजनेस में जो हमारा कारोबार है उसमें हमारी एक जीत होनी चाहिए। हम अपने लक्ष्य पे, जो हमारा टारगेट है, ठीक है, उस पे हमें पहुंचना चाहिए। जो हमारे पास टाइम है, जो हमने अपने आप को टाइम दिया है, उसमें पहुंचना चाहिए। हमारी जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से दो मेन तरीके हैं। तो एक जिसको हम बोलते हैं, एक सेलिंग अप्रोच होती है। मैं एक व्यवसाय शुरू कर रही हूँ, मेरे पास वीवर्स हैं, मेरे पास करीब 30 वीवर्स हैं उत्तराखंड से। वो लोग कुछ कुछ बना रहे हैं, कुछ स्टोल बना रहे हैं, कुछ दुपट्टा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, कुछ उसमें औरतें ऊनी ऊनी कपड़े भी बना रही हैं, वो सब है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वहां पे मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप इतने स्वेटर बनाओ, इतना शॉल बनाओ, इतना ये बनाओ, फिर मैं उसका थोड़ा थोड़ा कॉस्ट लेके, और मैं उसका जो दाम है वो नक्की करके, और फिर मैं क्या करती हूँ, अब ये सारा मान लो मेरे पास अब ये 100 आइटम तैयार हो गए हैं। अब ये 100 आइटम लेके और इसका दाम नक्की करके मैं आगे बढ़ती हूँ, और मैं जाती हूँ बाजार में, मैं जाती हूँ मार्केट में, और फिर मैं अपना ग्राहक ढूंढना शुरू करती हूँ, ठीक है। अब ये जो सारा सामान है मेरे पास, सब कुछ रेडी है, सामान रेडी है, प्राइस रेडी है, और उसके बाद मैं जा रही हूँ ग्राहक ढूंढने के। ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग अप्रोच। मतलब ये होती है एक बेचने की अप्रोच। ये अपनी एक ही अप्रोच है, एक ही तरीका है बिजनेस करने का, और ये ज्यादातर ये चीज पहले हुआ करती थी। अब हमारी क्या कोशिश है, हमारी ये कोशिश है, ठीक है, मेरे पास करीब 30 औरतें हैं, वो लोग वीविंग कर रहे हैं या वो लोग निटिंग कर रहे हैं, मैं ये सारा सामान बनवा रही हूँ, मैं 100 चीजें मैंने सोचा है, अभी तक मैंने सिर्फ सोचा है अपने दिमाग में कि मैं ये आइटम बनवाऊंगी, क्योंकि इनके पास ये वाली सारी क्राफ्ट की स्किल है। या फिर मान लो मेरे पास एक घर है उत्तराखंड में, उसमें 10 कमरे हैं, अब एक दो कमरे में मैं रहती हूँ, बाकी मैंने अब ये जो 8 कमरे हैं, मैं इसमें सोच रही हूँ कि ठीक है, चलो 4 कमरे का हम एक छोटा सा एक होम स्टे शुरू करते हैं, या एक बुटीक होटल हम शुरू करते हैं, या फिर चलो कोई व्यवसाय कर रहा है खाने के उत्पाद में, कुछ बीज हैं, कुछ सीड्स हैं, या फिर उत्तराखंड का तो इतना फेमस है, मैं सुनती हूँ रेड राइस है, ब्राउन राइस है, आपके हर्ब्स जो हैं वो इतने ज्यादा मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फेमस है, इतनी अच्छी क्वालिटी के। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि चलो मेरे पास ये सारे कारीगर हैं, या मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले मैं बाजार में जाती हूँ, मैं मार्केट को देखती हूँ, मैं ऑनलाइन देखती हूँ, हाँ, मैं वो है ही नहीं ऑफलाइन ना, देखती यही तो हूँ, कह रही थी मैं। हाँ। है ना। तो हम्म। वहां पे जाके फोटो भी दे पहले दी है, मैं देख, और क्या कहते हैं उसको,
पहले मैं वहां पे जाके मैं वहां पे देखती हूँ कि अच्छा ग्राहक कौन है, इस ग्राहक को चाहिए क्या, क्या क्या पहले से ही अवेलेबल है मार्केट में, किस प्राइस पे अवेलेबल है, ये कैसे सेल कर रहे हैं, ये कैसे मतलब अपना जो ये जो इंफॉर्मेशन ही है कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें, हमारे पास ये निटेड प्रोडक्ट है, या हमारे पास ये फूड का प्रोडक्ट है, या मेरे पास एक होम स्टे की व्यवस्था है। तो ये जो जानकारी है मैं ग्राहक तक ये मैं कैसे ये लोग पहुंचा रहे हैं, मैं सबसे पहले ये पूरी जानकारी अपने लिए गैदर करती हूँ, अपने लिए ये पूरी जानकारी मार्केट के बारे में मैं बटोरती हूँ। उसके हिसाब से फिर मैं अपना उत्पाद बनाती हूँ या फिर अपनी सर्विस जो है वो देती हूँ। हो सकता है कि वो जैसे मैंने बताया एक बुटीक होटल की है या एक होम स्टे की है या कुछ भी उत्पाद है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं एक मार्केटिंग का अप्रोच। ठीक है, जहां पे उत्पाद पहले नहीं होता है, उससे भी पहले होता है मार्केट, उससे भी पहले होता है ग्राहक। जब तक मैंने पूरी ये जानकारी बटोर नहीं ली है अपने लिए, तब तक मैं कुछ लॉन्च नहीं कर रही हूँ मार्केट। अब ये जो सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, इसके हिसाब से मैंने एक ऑफर डिजाइन किया है जिसको लेके मैं ग्राहक के पास जा रही हूँ। तो मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं कि ये जो दूसरी वाली जो अप्रोच है, इसमें शायद हमको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम बाजार के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि अभी मैंने जो हमारी जो मार्केटिंग अप्रोच थी, तो उसकी मैंने किस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, किसके हिसाब से, ग्राहक के हिसाब से, टारगेट कस्टमर के हिसाब से, वो कस्टमर जो कि आपका टारगेट है, जो कि आपका लक्ष्य है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट में जाके मैंने जानकारी बटोरी। अभी मैंने क्या जानकारी बटोरी है इस कस्टमर के बारे में, ठीक है, और अन्य कस्टमर है मार्केट में, तो मैंने जानकारी क्या बटोरी, मैं थोड़ा जानूंगी कि अच्छा ठीक है, जो मेरे हिसाब का जो प्रोडक्ट है, मान लो मेरा एक निटेड प्रोडक्ट है, स्वेटर बेचने जाती हूँ मैं मार्केट में, कि अच्छा ज्यादातर कौन सी उम्र के लोग, क्या ये आदमी ज्यादा ज्यादा खरीद रहे हैं, औरतें ज्यादा खरीद रही हैं, क्या ये अपने बच्चों के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं, इनका इनकम ब्रैकेट क्या है, इनकी खुद की आय क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या ये एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, क्या ये एक टीयर 2 सिटी में रहते हैं, या ये कहाँ रह, क्या ये एग्जीबिशन से खरीद रहे हैं, क्या ये ऑनलाइन खरीद रहे हैं। मैं ये जानकारी बटोर रही हूँ, मैं वो भी जानकारी बटोर रही हूँ जो वो मुझे दे नहीं रहे हैं, कि इनकी जरूरतें क्या हैं। इन आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप सब इस उदाहरण से मतलब आप वाकिफ हैं। देखिए, जब एक फोन का आविष्कार हुआ था, तो आप सबको पता होगा जो एक फोन है, ठीक है, आजकल हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं आज 57 ईयर्स की हूँ, लेकिन जब मैं एक बच्ची थी तो एक बहुत ही भारी सा फोन घर के एक कोने में पड़ा रहता था। वो इतना भारी था, उसका वो जो होल्डर था वो ही उठाना मुश्किल था, ठीक है। अब वहां से लेकर फिर किसी ने सोचा होगा कि भाई ये फोन तो अब एक ही जगह में है, कितना अच्छा होता पूरे घर में हम घूमते और जहां पे भी हम होते हमारे हाथ में हम फोन लेके चलते, ठीक है। तो फिर हमारा वो वाला फोन आया। उसके बाद मतलब कई सालों के बाद फिर हमने सोचा होगा कि अच्छा ठीक है, अभी तक तो फोन घर पे ही है, लेकिन अगर मान लो मैं बाजार जा रही हूँ, हो सकता है मुझे यहाँ पे किसी से पूछना है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे एक फोन की जरूरत है। कितना अच्छा होता है ये फोन अगर मैं अपने साथ बाहर भी ले जाती, तो फिर वैसा फोन बना। और आज की तारीख में हम सबके पास ज्यादातर एक स्मार्टफोन है,
जो कि एक फोन से बहुत बड़ा है। ये एक छोटा कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है। इसे हम खरीद सकते हैं, इसके ऊपर हम बेच सकते हैं, इसके ऊपर हम जानकारी दे सकते हैं। आप सबको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी ने आके, जब फोन का आविष्कार हुआ तो किसी ने आके बोला नहीं कि भाई हमें ऐसा फोन चाहिए जो कि हमें इधर उधर लेके जाना है, या जिसपे हमें खरीदारी करनी है, जिसपे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी आज की तारीख में हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना फोन के। जो जरूरतें ग्राहक की जो छिपी हुई हैं, जो वो खुद ही आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो एक अच्छा व्यवसायक वो होता है जो इन जरूरतों को भांप ले, इससे पहले के ग्राहक हमें बताए। हमें ये जरूरतें भांप लेना चाहिए, राइट। तब फिर हम अपने व्यवसाय में आगे जाएंगे, ठीक है। एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ। और मार्केट में जो है, जो ग्राहक है हमारा, अभी वो कहीं ना कहीं से, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं ही स्वेटर बना रही हूँ, अभी बहुत लोग बना रहे हैं। तो वो अभी कहाँ से खरीद रहे हैं स्वेटर अपना, या जो वुलन प्रोडक्ट है वो कहाँ खरीद रहे हैं, या वो उनको किसी को अगर एक बुटीक स्टे करना है, वो कहाँ पे कौन से होटल में जा रहे हैं। तो हमारे जो ये प्रतियोगिता की तरह समझो, ये हमारे कंपेटिटर्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, आप सब जानते हो, कंपटीशन है ये, ठीक है। ये हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं, ये हम सारे एक प्रतियोगी हैं मार्केट के अंदर। और हमारा प्रयास क्या होना है कि हमें दूसरों से आगे रहना है, ठीक है। इसके बारे में हम और चर्चा हम आगे करेंगे। तो अंग्रेजी में जैसे मैंने लिखा है कि मैपिंग कंपटीशन, ठीक है। आप जब मैं जा रही हूँ मार्केट में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, मुझे ग्राहक बता रहे, मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा भाई ग्राहक जो है स्वेटर इधर उधर से खरीद रहे हैं, इस दुकान से खरीद रहे हैं, या शायद ऑनलाइन खरीद रहे हैं ये, तो मैं वो सारा अपने दिमाग में नोट कर रही हूँ, ठीक है। कि ये मेरे जो प्रतिद्वंद्वी हैं, मेरे जो कंपेटिटर्स हैं, मेरे साथ जो ये प्रतियोगी हैं मार्केट में, कौन है ये, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने अपना जो, कैसे आप आगे रहोगे अपने कंपेटिटर्स से, ठीक है, उसमें आपको 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपका जो ऑफर है, देखो एक कोई भी हम सर्विस दे रहे हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस सब समझते हैं, उत्पाद या सर्विस सब समझते हो, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सर्विस है, जो हम अपने लक्ष्य ग्राहक को जो हम दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो हमारा जो ऑफर है वो क्या मूल्य उनके लिए क्रिएट कर रहा है, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्यों हमारा जो ग्राहक है हमसे वो उत्पाद खरीदेंगे, क्यों, हम क्या, मतलब क्या हम, अच्छा अगर मान लो मैं एक स्वेटर का ही उदाहरण लेती हूँ, कि या एक शॉल का उदाहरण लेती हूँ, कि अगर आप एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या मेरा डिजाइन बेटर है, क्या इसके रंग बेटर है, क्या इसकी क्वालिटी बेटर है, क्या मैं टाइम पे सप्लाई कर पा रही हूँ, क्या मेरी साइजिंग सही है, क्या इस ग्राहक को इस प्रोडक्ट की जरूरत भी है, क्या ये पैकेजिंग सही है। अभी मैं एक टूरिस्ट हूँ जो उत्तराखंड आई, ठीक है, आप मेरे को सही से पैकेजिंग नहीं करके दोगे तो मैं इसको लेके कैसे जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे जब एक उत्पाद होता है तो मुझे ये अपने आप से पूछना पड़ेगा, आप अब जो आपका जो ग्राहक है उनके जूतों में आप अपने आप को डालो, और आप अपने से पूछो कि भाई अगर हम ग्राहक होते, क्या हम ये स्वेटर खरीदते, क्या हम ये शॉल खरीदते, या जो दूसरे बेच रहे हैं हम उनसे खरीदते, ठीक है। मैं ऐसा क्या दे पा रही हूं जो कि ये लक्ष्य ग्राहक को चाहिए लेकिन दूसरा नहीं दे पा रहा। हमेशा हमको ये अपने आप से पूछना है।
और पूछते ही रहना है अगर मुझे इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में अव्वल रहना है। इसको हम बोलते हैं बीटिंग द कंपटीशन। और मैं भी समझती हूँ मेरे लिए यहाँ पे बैठ के बोलना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ ये बात, और ये हमेशा एक चैलेंज होता है। लेकिन ये जो एक चैलेंज है, इसको ना एक एक तकलीफ, एक प्रॉब्लम की तरह मत ट्रीट करो, इसको एक चैलेंज की तरह ट्रीट करो कि ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। एक मार्केटर के तौर पे, एक उत्पाद बनाने के तौर पे, एक बिजनेस पर्सन, एक व्यवसायक के तौर पे हम कंसिस्टेंटली, मतलब हमेशा 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 हम ऐसा क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, ताकि मार्केट में हम दूसरों को पीछे छोड़े, हम आगे बढ़े, हम अव्वल रहे, हमारा जो ऑफर है वो हमेशा रेलेवेंट रहे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमें एक डिफरेंशिएटर, हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी हमारा एक डिफरेंशिएटर, मतलब डिफरेंशिएटर वो चीज है कि भाई मेरे ऑफर में क्या ऐसा मैं अलग कर रही हूँ जो कि मेरा प्रतिद्वंदी नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अपने ग्राहक को दे पा रही हूँ। अब ये जो मैं अलग कर रही हूँ, ये जो डिफरेंशिएटर है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिफरेंशिएटर जो मेरा लक्ष्य ग्राहक है, जो मेरा टारगेट कस्टमर है, उसके लिए इस डिफरेंशिएटर का महत्व होना चाहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। तो मैं, क्योंकि मैं हर साल उत्तराखंड आती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी फैमिली यूपी में रहती है, तो इसलिए मैं हर साल आती हूँ। और वहाँ पे मैंने एक ये जो होटल में, मतलब मैंने बहुत बारी मतलब उनको पूछा कि भाई कि आपका कैसे, आपका बिजनेस चल रहा है। तो एक बारी उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमारा तो एक ये B&B है, ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा, मतलब हम डिनर भी प्रोवाइड करें जो भी हमारे जो गेस्ट्स हैं उनके लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जो भी व्यवस्था की होगी डिनर की, वो करी होगी। अगले साल जब मैं गई, मैं उनसे बात करी थी, मैंने कहा आपके वो डिनर की व्यवस्था का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैम हमने तो उस पर बहुत पैसा खर्च किया, बहुत रिसर्च की, ये सब किया, लेकिन कोई भी वो डिनर की फैसिलिटी अवेल ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि जहाँ भी वो घूमने जा रहे हैं वो अपना डिनर खा के आ रहे हैं, तो इसकी तो पूरी व्यवस्था हमारी बेकार हो गई। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, इसीलिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अपने कस्टमर को भांपो कि उनकी जरूरत क्या है उस पूरे एरिया में। मैं समझती हूँ आपने कुछ अलग किया कि आपने एक अलग सर्विस प्रोवाइड की, कि आपने डिनर की सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन क्या वो आपके कस्टमर को, आपके गेस्ट को चाहिए भी कि नहीं। तो कंसिस्टेंटली हमें ये पूछना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं एक अलग कंपटीशन को बीट करने के लिए, क्या वो उसकी जरूरत है हमारे कस्टमर को या नहीं। अभी ये आप सब भी जानते हो कि कस्टमर जो, मतलब अगर मैं मार्केट का विभाजन करूं, कस्टमर का विभाजन करूं, ये मैंने एक बहुत ही एक ब्रॉड विभाजन किया है, जिसमें एक मास मार्केट होता है। ठीक है, एक मास मार्केट जिसमें हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा, मतलब पूरा फोकस उनका प्राइस पे होता है, वो लोग डिस्काउंट्स ढूंढते हैं, डील्स ढूंढते हैं। तो वो ये हमारा मास मार्केट, खासकर अगर आप शहरों में देखो, जैसे रिलायंस स्मार्ट है, इस तरह के जो मार्केटिंग के, जो हमारे रिटेल के जो मॉडल्स हैं, ये मास मार्केट को ही केटर करने के लिए आए हैं। फिर एक जहां मैं समझ रही हूँ कि आपका जो व्यवसाय है, या जो आपका प्रोडक्ट है, या जो आपकी सर्विस है, वो बैठेगी एक मिड बजट कस्टमर के सेक्शन में, जहाँ पे हम पाते हैं कि अगर हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट है तो हम देखते हैं कि फैब इंडिया है या आई टोकरी है। तो ये लोग मतलब काफी कुछ हाथ का बना हुआ एक मिड बजट कस्टमर के लिए ये लोग रिटेल करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों।
खाने के सामान के लिए जैसे मैं देखती हूँ फैब इंडिया तो है ही, लेकिन जैसे ऑल्टीट्यूड स्टोर है दिल्ली में, और जैसे गुडनेस स्टोर है, मतलब यहाँ जो ये मिड बजट कस्टमर है इनको ये थोड़े तो डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिव तो हैं ये, लेकिन इनको अच्छा क्वालिटी भी चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा जो लेयर है वो है बहुत ही लग्जरी कस्टमर, जिनको सिर्फ एक चीज चाहिए, इनके लिए प्राइस का कोई महत्व नहीं है, कोई भी प्राइस देने को तैयार है, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस इनको चाहिए। और ये लोग एक चीज खासकर देखते हैं जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लूसिविटी, कि जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। तो उसका ये एक बहुत बड़ा कीमत देने के लिए ये तैयार होते हैं। ये होता है हमारा लग्जरी कस्टमर। लेकिन यही आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये जो कस्टमर टाइप्स है ये एक बहुत ही ब्रॉड विभाजन किया है मैंने, इसके बीच में भी और भी कई लेयर्स होते हैं, लेकिन केवल मतलब ये बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही वाइड रखा है मैंने इस विभाजन को। और मेरे हिसाब से ज्यादातर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो या तो वो मिड बजट कस्टमर या फिर लग्जरी कस्टमर की कैटेगरी में वो पहुंचेगा। मैं अगर मार्केट सेगमेंटेशन जैसे मार्केट का विभाजन करूं, आप खुद ही जानते हो, अगर उत्तराखंड की ही मैं ब्रांड्स वगैरह लूं तो जैसे लग्जरी ब्रांड्स में एक मैं समझती हूँ कि जो आपके जो पश्मीना शॉल्स या ये सब, एक हंस हिमाद्री नाम की एक संस्था है, वो लोग बिनसर में काफी वीविंग वगैरह वो लोग करते हैं। पंचाचुली नाम की पहले एक संस्था थी, हिमालयन वीवर्स एसोसिएशन है, सेमी लग्जरी ब्रांड्स हैं, आपको खुद पता है, जैसे फैब इंडिया है, ठीक है, ये या तो ये मिड बजट सेमी लग्जरी। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं विभाजन बता रही हूँ आपको, ये थोड़ा ओवरलैप भी करते हैं। जैसे अवनी नाम की एक संस्था है, बहुत ही अच्छा, मतलब वो लोग वोवन प्रोडक्ट करते हैं सिल्क और वूल मिला के, और अक्सर तो वो सेमी लग्जरी मिड बजट इन सारे उसमें विभाजन में आता है। और जैसे अब जो मार्केट है, मतलब वो आप देखते होंगे जब भी आप शहरों में आते हैं तो एक लाइफस्टाइल है या वेस्ट साइड है, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज फॉर्मेट रिटेल। लार्जली ये आपका जो मध्यम वर्गीय जो जो कस्टमर है, मिड मिड बजट जो हमारा जो बहुत प्रीमियम कस्टमर नहीं है, ये उनको ये केटर करते हैं। और ये अलग अलग, मतलब ये एक एग्रीगेटर है, अलग अलग ब्रांड्स को रखते हैं ये, तो इसको हम लार्ज फॉर्मेट रिटेल बोलते हैं। और अलग अलग कैटेगरीज को भी रखते हैं, ना सिर्फ कपड़े पर और भी चीजें आप पाएंगे यहाँ पे। और मास जैसे मैंने पहले बोला, रिलायंस स्मार्ट है ही, मतलब ये लोग बहुत कैटेगरीज रखते हैं। और जो हमारा बिल्कुल मास कस्टमर है उनके लिए अनऑर्गेनाइज मार्केट में अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारे हाट देखे हैं, वैसे एग्जीबिशन वगैरह ये सब भी होते हैं यहाँ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि ये जो मार्केट का जो विभाजन है, या ये जो कस्टमर के बारे में मैंने बताया है, जो आपको ग्राहक के बारे में मैंने बताया है, मैं इन पे कोई जजमेंट नहीं पास कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक अच्छा है और दूसरा अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्केट है, अगर ग्राहक है, जो ग्राहक है उसके हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस बनना चाहिए। इसमें अच्छे बुरे की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं एक अच्छा जो बिजनेस पर्सन है, एक अच्छा जो बिजनेस, एक अच्छा व्यवसाय वो है जो अपने टारगेट ग्राहक, मतलब जो लक्ष्य ग्राहक है, उसको बहुत बुद्धिमानी के साथ डिसाइड करता है, ये मेरे ग्राहक हैं, ये मेरी स्किल है, मैं इनको केटर कर सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, लेकिन सबको नहीं कर सकती। तो पूरा फोकस होता है कि मैं ये जो हमारा जो सेगमेंट है, ठीक है, प्रीमियम सेगमेंट हो, लग्जरी हो, सेमी लग्जरी हो, ठीक है, मैं एक या दो इनमें से उठाऊंगी, ज्यादातर एक ही उठाऊंगी। और पूरा एक फोकस मेरा उन्हीं पे रहेगा कि मैं चलो इस सेगमेंट को, मार्केट के इस टुकड़े को मैं कैसे इतने अच्छे से मैं सर्विस करूं कि मैं अपने, मेरा जो कंपटीशन है, मैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाऊं अपने बिजनेस के लिए, और हमेशा मेरे प्रोडक्ट का या मेरे सर्विस का महत्व रहे। तो अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट।
मतलब आपका उत्पाद और आपका जो मार्केट का टुकड़ा है उसमें इतना अच्छा आपका फिट होना चाहिए। अगर अच्छा फिट है तो आपको व्यवसाय में कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो, मगर जैसे मिड बजट सेगमेंट में जैसे एक आपकी उत्तराखंड की ही एक ब्रांड है, ठीक है, इसका नाम है SOS ऑर्गेनिक्स। ये लोग चित्तई गांव में इनका पूरा सेंटर है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये लोग भी जैसे हैंडमेड सोप्स बनाते हैं। तो ये जो हाथ का बना हुआ साबुन है, इसका जो प्राइस बैंड है वो है मतलब 230 रुपया से लेकर 300 रुपया तक। हाथ मतलब हाथ के साबुन ये लोग रिटेल इस प्राइस पे करते हैं, ये इसका MRP है। ये एक मिड बजट सेगमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और लग्जरी सेगमेंट का वही प्रोडक्ट है, हाथ का बना हुआ साबुन है, लेकिन इसका प्राइस बैंड जो है 510 रुपया से लेकर 750 रुपये तक का एक साबुन है। ब्रांड का नाम है फॉरेस्ट इसेंशियल्स। इनका सारा प्रोडक्शन जो है वो उत्तराखंड में ही होता है। आयुर्वेदा बेस्ड है, लग्जरी ब्रांड है। तो अगेन आपका जो प्रोडक्ट है, हो सकता है प्रोडक्ट में भी कई डिफरेंसेस हों, लेकिन पैकेजिंग अलग है, जिस तरह से ये लोग बेचते हैं इनका बेचने का तरीका अलग है, जो कम्युनिकेशन जो मैसेजिंग जो कस्टमर को जा रही है वो अलग है। लेकिन दोनों ही जो ब्रांड्स हैं वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि दोनों ही अपने अपने मार्केट के टुकड़े पे बहुत फोकस्ड है। जैसे SOS ऑर्गेनिक्स वो एक मिड बजट सेमी लग्जरी को केटर कर रहे हैं, तो वो अपना प्राइस, अपने पैकेजिंग, अपना प्रोडक्ट वही रखते हैं। और फॉरेस्ट इसेंशियल जो एक लग्जरी ब्रांड है, वो अपने जो आपका उनका प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस है, मैसेजिंग, उस हिसाब से रखते हैं कि हमें लग्जरी सेगमेंट में हमें रेलेवेंट रहना है। अब हम ये एक और जो थोड़ा सा डिफरेंस पाते हैं, जो हमारा जो मास मार्केट है, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो मास मार्केट का जो ग्राहक है उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, उनको ज्यादातर मतलब फंक्शनल प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कि सजावटी कम मगर उस सामान का काम होना चाहिए। अब एक स्वेटर है, उसको मैं पहन सकती हूँ, तो मतलब वो एक फंक्शन कर रहा है, एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, केवल सजावट के लिए नहीं। तो हम देखते हैं जो हमारा जो मास मार्केट का कस्टमर है वो ज्यादातर वो लोग फंक्शनल प्रोडक्ट ही प्रेफर करते हैं। जो हमारा फिर थोड़ा सा मिड बजट सेगमेंट या सेमी लग्जरी सेगमेंट में हम आते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मतलब एक तो उनको थोड़ी हाई क्वालिटी चाहिए होती है, थोड़ा सा और अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल, थोड़ा और सजावट वाला ठीक है उनके लिए। लेकिन जो फंक्शन है वो पूरी तरह, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फंक्शन पूरी तरह होना चाहिए, मगर फंक्शन के अलावा थोड़ा सा मतलब क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। और लग्जरी वाला जैसे मैंने बोला कि फंक्शन में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वालिटी भी बिल्कुल टॉप क्लास की होनी चाहिए। और जो मैंने पहले बोला था, ये इसको ऐसा कॉलर होना चाहिए, मेरे हिसाब से साइजिंग होनी चाहिए, और आप ये किसी और के लिए नहीं बनाओगे बिल्कुल ऐसा। तो तीनों ही बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, फिर दोहरा रही हूँ कि अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है, केवल ये है कि मार्केट में कौन सा कस्टमर है, हम किसे सर्विस कर पा रहे हैं। अब मेरे को जो हमें बोला गया है बिजनेस चैनल्स, ठीक है, तो ये बिजनेस चैनल्स हम भी जानते हैं, हम सब ने अपनी थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग ये बिजनेस चैनल्स के द्वारा की है। लेकिन मुझे इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं अपने टारगेट मार्केट तक। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो मार्केट है, एक तो एक्सपोर्ट मार्केट है ही, और दूसरा हमारे पास एक डोमेस्टिक मार्केट है जो हमारा विद इन इंडिया मतलब भारतवर्ष में जो हमारा मार्केट है। आपने अक्सर ये सारी टर्मिनोलॉजी आपने सुनी है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब मैं
मैं जो बना रही हूँ, मैं मेकर हूँ, मेरे में और जो अंत का जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर हम बोलते हैं, जो एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, उसके बीच में एक कोई इंटरमीडिएरी है, एक कोई बिचौली है। और यहाँ पे बिचौलियां बिल्कुल मतलब मैं खराब सेंस में नहीं ले रही हूँ, इनका बहुत रेलेवेंस, इनका बहुत महत्व है। तो B2B को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर आप देखो तो जैसे हम देखते हैं कि प्राइवेट लेबल, मतलब सबसे बड़ा उदाहरण, और शायद एक दो ही अब इसके उदाहरण बचे हैं बिजनेस में, एक तो फैविडिया है और एक है iTokery। प्राइवेट लेबल आप सब जानते हो, ये लोग आउटराइट परचेज करते हैं, जितना ऑर्डर वो प्लेस करेंगे उसका उतना ऑर्डर लेंगे और आपको पूरा पैसा उसका मिलेगा। फिर उसके बाद वो अपने ब्रांड नेम पे इसको बेचेंगे, और जो सामान नहीं बिकेगा वो सामान ये लोग आपको वापस नहीं करेंगे, लेकिन आपका ब्रांड का नाम कहीं नहीं आएगा। iTokery वाले फिर भी जो आर्टिजन है उनका नाम वगैरह इधर उधर दे देते हैं, राइट। फिर आप देखते हो जैसे ये एग्रीगेटर्स हैं, मतलब जैसे हमारा अगर क्राफ्ट का प्रोडक्ट देखूं तो जैसे जयपुर.com है, ठीक है, अलग अलग आर्टिजन ग्रुप से, अलग अलग आर्टिजन संस्थाओं से ये लोग प्रोडक्ट लेते हैं या बनवाते हैं, उन्हीं के ही ब्रांड नेम पर बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, ठीक है। ये कमीशन चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है, आपकी जो सेल हुई है उसमें से ये एक कमीशन लेंगे। पूरा इश्तेहार ये खुद करेंगे, आप भी कर सकते हो, और हो सकता है कभी कभार अगर अपनी दुकान में आपको जगह दे रहे हैं, ये शायद रेंट भी लेंगे ये आपसे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक बिजनेस टू बिजनेस के बीच में, मेरे और जो मेरा एंड ग्राहक है उसके बीच में एक बिचौली है। लेकिन जो एग्रीगेटर्स हैं वो डेफिनेटली आपके ब्रांड नेम पर सामान बेचेंगे, जो सामान नहीं बिका है आपके पास वापसी आ जाएगा। B2B में मैं एक और बताना चाहूंगी, जो D2C भी है, वो है आपके एग्जीबिशंस, जहाँ पे आई एम श्योर आप लोग बहुत पार्टिसिपेट कर चुके हो। तो एग्जीबिशन जो हमारी होती है, चाहे वो खाने के उत्पाद के लिए है या फिर जो हमारा क्राफ्ट का प्रोडक्ट है, कभी कभी एग्जीबिशन ऐसी भी होती है जैसे जहाँ पे हम अपना जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारा कोई होम स्टे है या फिर हमारा कोई छोटा होटल है, उसके बारे में भी हम जानकारी हम दे रहे हैं। तो एग्जीबिशन में टिपिकल ये होता है कि अगर हम कोई सेल कर रहे हैं वहां पे, तो हमें एग्जीबिटर को एक कमीशन देनी होती है, और स्टॉल का पैसा शायद अलग से होता है, हर एक का अलग अलग डिफरेंट मॉडल होता है। दस्तकार बाजार इसका मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। फिर उसके बाद है D2C। अगेन आपने सबने ये नाम सुना है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C, और बहुत ये रेलेवेंट हो जाता है, बहुत महत्व आजकल इसलिए है क्योंकि हम बहुत सारा अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं। तो आज हम खुद अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं, हमारा खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैं व्हाट्सएप पे बेच रही हूँ। जैसे कितने लोगों ने, मतलब कितने आर्टिजन्स वगैरह ने व्हाट्सएप पे मार्केटिंग की थी, अपना सामान बेचा था कोविड के टाइम पे। इंस्टाग्राम पेज ज्यादातर हम सबके पास है, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, ये सब हमारा D2C प्लेटफॉर्म है। मतलब मैं अपने अंत के कंज्यूमर से डायरेक्टली संपर्क कर पा रही हूँ। और कई कई जगह में देखती हूँ कि हमारा खुद का एक छोटा सा स्टोर भी होता है, ठीक है, जैसे मतलब मैंने देखा कि अवनी का 2-3 जगह स्टोर है, हंस हिमाद्री का स्टोर है, मैं देखती हूँ। जैसे कई खाने के उत्पाद के भी मैं उत्तराखंड जब जाती हूँ तो आरोही नाम की एक संस्था है, वो लोग हर्ब्स वगैरह बेचते हैं, उनका भी खुद का स्टोर है, शायद अल्मोड़ा के पास है, मैं भूल रही हूँ अभी। और एक और अब हमारा जो चैनल जो बहुत जिसका महत्व हो गया है वो है इंस्टीट्यूशनल सेल्स, जिसमें खासकर आता है आपका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, और जो सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं
और वो कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनियां जो हमारे इर्द गिर्द हमारे ही एरिया में है, क्योंकि देखिए आजकल एक प्रोग्राम जो है जिसे हम CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं देखती हूँ कि कई जो कंपनीज हैं वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो वहाँ का जो क्राफ्ट है उसको प्रमोट करते हैं, आर्टिजन को प्रमोट करते हैं, वहाँ के जो होटल्स के जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो सब ये एक सरकार की स्कीम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी आता है। और जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस खुद हैं उनके लिए मतलब उनकी जैसे ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या मैं देखती हूँ कि जैसे रेलवेज के लिए अब जो हम ट्रेन में सफर करते हैं वहां पे जो वो बेडशीट वगैरह जो मिलती है, मुझे पता है कि खादी विभाग को वो एक पूरा प्रोजेक्ट दिया गया था कि जो बेडशीट और जो वो चादर होती है वो लोग वो बनाए, हाथ का बनाए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा मतलब एक मार्केट का हिस्सा हमारे लिए एक अवसर के तरीके पे ये बन के आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेल्स। अब मैं ये समझती हूँ कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप कर पाओ एक्सपोर्ट आपको कर लेना चाहिए। और आज का जो मतलब आज का जो मार्केट एनवायरनमेंट है, जो बाजार का जो वातावरण है, उसमें एक्सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर आउटराइट परचेज होती है, जितना ऑर्डर करते हैं आपको पूरा पैसा देते हैं, और जो बचा कुचा सामान है जो वो नहीं बेच पा रहे आपके पास वापस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी आउटराइट परचेज आज की तारीख में मार्केट में एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं वो है। क्योंकि मुझे फिर एक बारी मैंने ऑर्डर पूरा कर दिया, मुझे फिर सरदर्दी नहीं है कि भाई अब इसमें से कुछ सामान वापस आ जाएगा या मुझे पूरे ऑर्डर का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके थोड़े बहुत डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन आप लोग ज्यादा वाकिफ हो इसमें करना पड़ता है, थोड़ी बहुत कंप्लायंसेस होती हैं। मैं देखती हूँ जैसे जो आर्टिजन्स वेजिटेबल डाई, नेचुरल डाई वगैरह करते हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि उसमें कुछ थोड़ा बहुत हर एक कंट्री का अलग अलग कंप्लायंस होता है कि आप इस तरह का डाई यूज कर सकते हो, आप केमिकल डाई नहीं यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए इन चीजों से। लेकिन अब मैं मान लो मेरा एक बिजनेस है, मुझे एक्सपोर्ट में घुसना है, मैं एक फूड का बिजनेस है, मैं क्या करूं एक्सपोर्ट में घुसने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो सरकार आपको जो मदद या जो सब्सिडीज दे रहे हैं, डेफिनेटली उसका तो हमें पता लगाना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए, ठीक है जो भी। और एक और चीज ये है कि जो ट्रेड शोज हमारे हो रहे हैं, कुछ ट्रेड शोज सरकार भी करती है, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड शोज भी होते हैं। जैसे टेक्सटाइल के लिए एक ट्रेड शो होता है, हाइम टेक्सटाइल बोलते हैं, या जो क्राफ्ट प्रोडक्ट है, तो उसमें जैसे इंटरनेशनल शोज आपके उत्तराखंड से काफी आर्टिजन, एक शो है जिसका नाम है IFAM, ये USA में होता है, इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें काफी मार्केट मिलता है, वो लोग केवल आर्टिजन बेस्ड प्रोडक्ट के लिए बुलाते हैं आपको, या और उसमें थोड़ा बहुत फूड का भी कंपोनेंट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। और जैसे गवर्नमेंट का अगर आप कोई संस्था देखें, तो जैसे मेरे दिमाग में अभी EPCH आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। फूड प्रोडक्ट के लिए हमारा APEDA है, शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और हॉस्पिटैलिटी के लिए तो यहाँ में खुद एक इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो, ये एक बारी दिल्ली में हुआ था। तो मैंने यहाँ पे देखा था कि उत्तराखंड का जो होम स्टे एसोसिएशन है, उन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो इसको भी एक बारी एक्सप्लोर हमें कर लेना चाहिए। अब हम डोमेस्टिक मार्केट पे आते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि प्राइवेट लेबल, ठीक है, सामान आप दे रहे हो, ऑर्डर पे है, आउटराइट परचेज पे है। एक चीज आपको बता दूं, ऑर्डर बड़ा मिलेगा, मार्जिन बहुत कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, फैब इंडिया की आज के तारीख में 300 स्टोर्स हैं। मैं फैब इंडिया में घुसना चाहती हूँ, ठीक है,
मैं जितनी लोकेशन है इंडिया में जहां मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा ग्राहक को, मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन फैब इंडिया के द्वारा कर सकती हूँ मैं। तो ठीक है, मेरा ब्रांड नेम नहीं अभी सामने आ रहा है ग्राहक के, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा रेवेन्यू बिल्ड हो रहा है, मेरी आय बिल्ड हो रही है। समझ रही हूँ कि मार्जिन कम मिल रहा है मुझे, लेकिन अगर अच्छे से सर्विस करूंगी फैब इंडिया को, तो पहले शायद 2 स्टोर्स, फिर 4 स्टोर्स, फिर 10 स्टोर्स, फिर 50 स्टोर्स, और फिर शायद 100 स्टोर्स में मेरा सामान जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज आई टोकरी भी इसी तरह लेते हैं। अब जो एग्रीगेटर्स हैं, ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इनको तो आपको कमीशन भी देना पड़ेगा। अगर इनकी दुकान है, कुछ स्पेस उन्होंने आपको दी है, तो शायद उस जगह का आपको रेंटल भी देना पड़े, प्लस आपका जो इन्वेंट्री जो नहीं बिका है, जो सामान उनके साथ नहीं बिका है, वो आपके पास वापस आ जाने वाला है। तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आप ऐसे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स या जैसे जयपुर.com वगैरह के पास आप क्यों इनके द्वारा आप अपनी मार्केटिंग करो? केवल एक ही रीजन है कि आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी। जहां तक मुझे पता है, जयपुर.com जैसी संस्थाओं के रोज उनकी वेबसाइट पे करीब 50,000 लोग जाते हैं। तो कम से कम वो आपका प्रोडक्ट देख तो रहे हैं, आपके ब्रांड नेम को देख तो रहे हैं, वो अवेयरनेस हो रही है, उनको उनको दिखाई दे रहा है, एक जानकारी उनको मिल रही है। फिर मान लो अगर मैं जयपुर पे जा रही हूँ, मुझे हिमालयन वीवर्स एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वहां मैं देख रही हूँ कि अरे इनके तो बहुत अच्छे यहाँ पे शॉल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी? अब मुझे समझ में आ गया है कि इस ब्रांड का नाम है हिमालयन वीवर एसोसिएशन। तो मैं गूगल पे जाके और उसको सर्च करूंगी। क्यों सर्च करूंगी? 2 कारण है। एक कारण ये है कि मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं इनके खुद के वेबसाइट से खरीदूंगी, तो शायद मुझे ये कुछ डिस्काउंट देंगे। ठीक है, और ज्यादातर जब हम अपनी पहली परचेज करते हैं, तो कई वेबसाइट्स हमें डिस्काउंट देती भी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि शायद इनके वेबसाइट पे जाऊंगी तो मुझे वैरायटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये रूट आप देखो क्या है, ये रूट है B2B to D2C। मतलब B2B से आपने शुरू किया एग्रीगेटर के साथ, ग्राहक पहले B2B पे आया और फिर वो धीरे धीरे D2C पे आ गया। अगली बारी मुझे हिमालयन वीवर्स एसोसिएशन का कोई भी सामान खरीदना है, मैं जयपुर.com नहीं, मैं सीधे उनके वेबसाइट पे जाऊंगी। लेकिन अगर मैं जयपुर.com पे देखती ही नहीं ये नाम और ये सामान, मुझे पता ही नहीं चलता कि ऐसी भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एग्रीगेटर्स, प्राइवेट लेबल, ये सब ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकते हैं। एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज, दस्तकार बाजार, ईपीसीएच की एग्जीबिशंस आप लोग सब गए हो इसमें। तो एग्जीबिशन का भी मुझे बहुत सारे कारीगरों ने बोला है, ज्यादातर सबने, कि दीदी एग्जीबिशन में तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि लोग भेजना पड़ता है, सामान जो बिकता नहीं है वापसी आ जाता है, स्टॉल का पैसा देना पड़ता है, कमीशन, फिर वहां पे एग्जीबिशन होती है 4-5 दिन के लिए मिनिमम, हमको ठहराना पड़ता है 2 लोगों को, उनका खर्चा है। मैं सब कुछ मानती हूँ, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन वही बात है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस, कि आपके ब्रांड के बारे में जानकारी मुझे एग्जीबिशन के द्वारा मिलती है। तभी अभी तक इतना ऑनलाइन मार्केटिंग होने के बावजूद अभी भी हम लोग क्राफ्ट का सामान, खाने का सामान जो ऑर्गेनिक है, वो हम एग्जीबिशन के द्वारा हम मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकारी मिल रही है। और जब एज अ कस्टमर, जब मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ, मेरा जो एक खासकर कपड़े का एक टच फील है, मैं छू सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। शॉल जो है, मुझे 6-7 हजार का शॉल खरीदना है, ऐसे में नहीं, ऑनलाइन शायद मैं ना खरीदूं, मगर ऑफलाइन मेरे सामने है, मैं उसको उसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं हम टच फील, हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं उस कपड़े को।
तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अचार एक और ऐसी चीज है जो मैं देखती हूँ आए दिन, सब मुझे बोलते हैं कि नहीं, जो अचार स्पेशली एक चीज है जो सबको टेस्ट करना होता है, मैं ऑनलाइन में कैसे टेस्ट करूँ। तो हर एक माध्यम के, हर एक चैनल के अपना अपना मतलब उनके एडवांटेज है, उनका डिसएडवांटेज है। और मैंने ये पाया है कि अच्छे व्यवसाय वो हैं जो इनका एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जो शायद शुरू करते हैं B2B से, लेकिन फिर वो जाते हैं D2C में। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक मार्केटिंग, लेकिन कमिंग थ्रू Jaipur.com। या फिर मुझे पता लगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं गूगल पे जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है अच्छा अब तो इनका स्टोर ही, हम वहीं पे जा सकते हैं। एक चीज मैं आपको D2C के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरा खुद का ये एक अनुभव है। मैं जयपुर में रहती हूँ, वहां पे एक कपड़े के ब्रांड के लिए मैं काम करती थी, बहुत सालों मैंने वहां काम किया, उनकी कई दुकानें भी हैं। तो जब उन्होंने अपना वेबसाइट शुरू किया तो बहुत ही सुंदर वेबसाइट, उसको बहुत अच्छे से बनाया, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन करीब 6 महीने में कोई सेल ही नहीं हो रही थी। मतलब वो वेबसाइट को मेंटेन करना वो ज्यादा खर्चीला हो रहा था बनस्पत, उतनी सेल ही नहीं हो रही थी। तो फिर बहुत समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। फिर अंत में ये समझ में आया कि भाई हम कुछ भी ऑनलाइन हम D2C कर रहे हैं, चाहे वो मेरी खुद की वेबसाइट है, आज की तारीख में मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा मान लो मेरा मैं फेसबुक के द्वारा मैं मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मुझे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लो मैं एक फॉरेनर हूँ, मुझे इंडिया से मुझे रेड राइस खरीदना है। अब मैं गूगल पे लिखती हूँ रेड राइस, मैं ऐसा तो आप लोग कई लोगों मतलब साउथ में भी रेड राइस, उत्तराखंड में भी रेड राइस मिलता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी है, इतने सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, या इंस्टाग्राम पे मैं ये कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूंगी कि मैं गूगल के पहले पन्ने पे आ जाए मेरा ब्रांड नेम। रेड राइस की अलग अलग ब्रांड्स है, मेरी ब्रांड का नाम गूगल के पहले पन्ने पे आए। या इंस्टाग्राम को अगर मैंने ऑप्टिमाइज किया है तो मैं ऐसा क्या करूंगी कि सबसे पहले वो मेरा ब्रांड नेम शो करे। ठीक है, क्योंकि गूगल के दूसरे पन्ने तक तो मैं तो कम से कम पहुंची नहीं, ज्यादातर कस्टमर्स नहीं पहुंच पाते। तो पहले साइंटिफिकली ये देखा गया है कि पहले जो 5 एंट्रीज होती हैं ना, ज्यादातर ग्राहक वही ब्राउज करते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि आजकल खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है जो कि होम स्टे वगैरह में वो लोग करते हैं, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, बुटीक होटल्स चलाते हैं, खाने का काम करते हैं ये लोग, तो सबसे पहले सबकी ये रिक्वायरमेंट होती है, मैं देखती हूँ कि नहीं मेरी वेबसाइट बन जाए। और वाकई में वो बहुत सुंदर उसको बनाते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली होती है, इतना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है आपकी वेबसाइट या आपके इंस्टाग्राम पेज या आपके ब्रांड के नाम का मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो वो मेरी नजरों में भी कैसे आएगी। तो सबसे बड़ा हमारा जो चैलेंज है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि हम किस तरह हम हमारी नजर में हमारा जो टारगेट कस्टमर है, जो लक्ष्य ग्राहक है, उसकी नजरों में कैसे हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, जो हमारा ऑनलाइन फुटप्रिंट है, उनकी नजरों में ही कैसे आए। तो थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अगर हम डेफिनेटली ये ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खासकर कि लाइक एग्रीगेटर हो या फिर रिटेल हो या ऑनलाइन रिटेल भी हो, इंस्टीट्यूशनल सेल भी हो, तो हम जैसे बहुत ही अच्छी बात है कि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्राफ्ट है, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल है, खाने का उत्पाद है, बहुत ऑर्गेनिक क्षेत्र में है। और उसी तरह के मैं देखती हूँ, उसी फिलॉसफी से आते हैं बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी के होटल्स जो कि कमर्शियल नहीं हैं,
जो कि मतलब वाकई वो एक सर्विस, एक वैल्यू देना चाहते हैं अपने ग्राहक को। तो आप लोग बहुत आराम से जैसे क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ। जैसे किलमोरा एक बहुत ही अच्छी उत्तराखंड की ब्रांड है। सबसे पहले मैं दस्तकार बाजार में मैं उनसे मिली, तो उनका सारा ये स्वेटर और शॉल और इस तरह का प्रोडक्ट था। तो मैंने उनके 2-3 प्रोडक्ट खरीदे, मुझे बहुत पसंद आए। तो फिर मैं उसके बाद दस्तकार बाजार खत्म हो गया, मैंने किलमोरा का वेबसाइट देखा, तो मैंने देखा अरे इनके तो और भी कैटेगरीज हैं। फिर मैंने देखा अरे इनके हर्ब्स हैं, इनके जैम्स हैं और अचार है और ये सारी चीजें भी। तो फिर मैंने फौरन ऑनलाइन ये खाने का प्रोडक्ट भी खरीद लिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कैटेगरी मैंने खरीदा, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास, जो ट्रस्ट उन्होंने पैदा किया उस कपड़े के प्रोडक्ट में, वही विश्वास मुझे लगा एज अ कस्टमर कि वही विश्वास मैं खाने के उत्पाद में भी अभी मेरे को इनका होगा, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी है तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं होगी। तो आज की तारीख में ना सिर्फ वो कपड़े के जो क्राफ्ट की मंडलियां हैं उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ऑल्सो जो फूड के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किलमोरा के तहत अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। एक और आपको बताऊंगी उदाहरण। जैसे तो लैंडावर के एरिया में एक वो जो क्षेत्र है, काफे आईवी नाम का एक बहुत ही अच्छा कॉफी शॉप, एक रेस्टोरेंट है। तो जब उसका मतलब मैंने बहुत देखा इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो जब मैं वहां गई तो तब उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खाना वगैरह बहुत अच्छा था, प्राइसिंग रीजनेबली प्राइस, सब कुछ बहुत अच्छा था, सफाई थी। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमारा एक होम स्टे भी है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगली बारी तो हम यहीं रहेंगे। तो आपकी दो कैटेगरीज यहाँ कवर हो रही हैं, एक तो फूड और एक हॉस्पिटैलिटी। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। बस थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि टाइम अप हो गया है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी बातचीत करें। तो बस हमेशा ये याद रखना आप कि जो कस्टमर एक्विजिशन है, नया कस्टमर लाना बड़ा महंगा पड़ता है। जो नया कस्टमर, इसलिए क्या जरूरी है कि जो हमारा पुराना कस्टमर है उसको मैं बचा के रखूं, क्योंकि जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो उस कस्टमर से आएगा जो बार बार मुझसे खरीदेंगे। एक बारी ही नहीं, बार बार खरीदेंगे मतलब मुझसे। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं जो रेड राइस या ब्राउन राइस या फिर ये ग्लूटेन फ्री राइस और इस तरह का जो मुझे खरीदना होता है, मैं सिर्फ SOS ऑर्गेनिक से ही खरीदती हूँ। तो ये जो जो कस्टमर जिसको आपका ऑफर पसंद आए, क्वालिटी पसंद आई है, प्राइस पसंद आए, कम्युनिकेशन पसंद आए, वो क्यों नहीं आपसे बार बार लेंगे। और मुनाफा हमेशा पुराने कस्टमर से ही आएगा जो बार बार खरीद रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपीट बाइज। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए, पहली बारी अगर जिसने 100 रुपए का खरीदा है, अगली बारी जब वो आए तो वो कम से कम 300 का लेके जाए, फिर अगली बारी आए तो कम से कम 750 800 का खरीद के जाए। और अगर ये कस्टमर मान लो महीने में एक बारी खरीद रहे हैं, तो फिर ये महीने में 2 बारी खरीदे। मैं ऐसा क्या करूं कि ये महीने में 2 बारी खरीदे? क्या मैं कोई स्कीम लगाऊं? क्या मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट ला सकती हूँ? तो ये हमें अपने आप से पूछना है। इसलिए क्या क्या जरूरी हो जाता है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। आप लोग सब जिस कस्टमर को आप जानते हो उसके ऊपर पूरा आप डेटा रखो, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में परफॉर्मेंस मार्केटिंग। कितने लोगों ने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा, कितने लोग आपके वेबसाइट पे आए, कि अगर 100 लोग आए तो उनमें से कितने लोगों ने खरीदा, जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जन। अगर मतलब 100 लोगों में 6 महीने के दौरान 100 लोग आपके वेबसाइट पे आए, उसमें से मान लो 40 लोगों ने खरीदा, तो मेरा अगले 6 महीने का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अगर 40 ने खरीदा है, इस बारी कम से कम 60 लोग खरीदेंगे।
और वो 40 अगर एक औसत पे मान लो उन्होंने 100 रुपये का सामान खरीदा है, तो अब वो 200-300 का खरीदें, क्योंकि आपका ये जो कोर कस्टमर जो बोलते हैं, कोर कस्टमर वो होता है जो आपके सालाना रेवेन्यू, सालाना जो आय है आपकी, सालाना जो सेल है, उसका करीब 70-70% एनुअल रेवेन्यू जो है वो किस प्रकार के कस्टमर से आ रहा है, वो आपका कोर कस्टमर है। अगर ये कोर कस्टमर को मैं ठीक से सर्विस नहीं करूंगी तो ये कस्टमर हट जाएगा और मेरा बिजनेस प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो मैं हर एक कस्टमर को, मैंने बोला था ना टारगेट कस्टमर, तो ये जो लक्ष्य कस्टमर है इसको मैं पकड़ के रखूं कि क्या हम बार बार इनको ऐसा दे सकते हैं, ये ज्यादा खरीदें, और जो इनका जो टिकट साइज है, जो बिल की वैल्यू है इनकी, वो कंसिस्टेंटली हमारी बढ़ती रहे। तो ये कोर कस्टमर को कंपेटिटर के पास, अपने प्रतिद्वंद्वी के पास प्लीज मत जाने दें, ठीक है। आप उनको पकड़ के रखें, उनको ऑफर दें, उनको प्रोडक्ट दें, उनको अच्छा सर्विस दें। एक चीज बस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पावरफुल स्टोरी टेलिंग मैं बहुत सुनती हूँ, शायद आपने भी सुना होगा ये आजकल, मतलब इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, बहुत ही अच्छी चीज है कि आप सबकी एक इंसानियत की कहानी है। हमारा जो क्राफ्ट है वो एक हमारे कल्चर से आता है, वो एक ट्रेडिशन, एक पारंपरिक है। ज्यादातर जगहों में जो किसान है, जो हमारा जो ये सब जो हम बोलते रहते हैं कि ऑर्गेनिक जो हमारा फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके पीछे एक कहानी है, एक ह्यूमन स्टोरी है, ठीक है। आप उसको बताएं, डेफिनेटली आप बताएं, लेकिन मैं आपको बस एक चीज से आगाह करना चाहती हूँ कि आपकी कहानी कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो आपकी कहानी, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट सस्टेनेबली, मतलब कंसिस्टेंटली हमेशा लक्ष्य कस्टमर के लिए, टारगेट कस्टमर के लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा, तो फिर कहानी से हम अपना बिजनेस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं। आपकी कहानी मुझे पसंद आई है, मैं एक बारी खरीदूंगी, मैक्सिमम 2 बारी, मैक्सिमम 3 बारी खरीदूंगी, उसके आगे मैं नहीं खरीदूंगी। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, तो मैं ही जाके 4 जनों को बताऊंगी कि देखो इनकी कहानी कितनी अच्छी है, मतलब इनका प्रोडक्ट अच्छा है, इनकी कहानी कितनी अच्छी है। आपकी जो स्टोरी है, जिसको बोलते हैं ना, वो अंग्रेजी में एम्पलीफाई हो जाएगी, मतलब जो जो कहानी है वो और लोगों को पता चलेगी, उसको हम और फैला सकते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, आपकी कहानी बढ़ जाती है और लोगों तक पहुंच सकती है, उसको मैं और एम्पलीफाई कर सकती हूँ। ये आप सब जानते हैं कि अपनी इन्वेंट्री को सही से मैनेज करें, प्लीज डेड स्टॉक लेके ना बैठें, उस पर ऑफर लगाएं, उसको टाइमली उसको लिक्विडेट करें, उस पर डिस्काउंट लगा के उसको बेचें, वो बेटर है, ठीक है। इन्वेंट्री को सही से मैनेज करें, नहीं तो ये कोई भी चैनल आप ले लो, आप बिजनेस नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ भी, आप एक चैनल पकड़ो, दूसरा चैनल पकड़ो, आप इंस्टीट्यूशनल सेल पकड़ो, आप रिटेल पकड़ो, आप ऑनलाइन पकड़ो, लेकिन ये जो बेसिक जो बिजनेस सेंस है, अगर हमने ये 4-5 चीजें सही नहीं करी, ये इन्वेंट्री वाला, स्टोरी टेलिंग वाला, प्रोडक्ट पे कंसिस्टेंटली या सर्विस पे कंसिस्टेंटली डिलीवर करना, तो हम बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए बिजनेस बनाना। और हमें हमेशा याद रखना है, जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी एक पूरी जो हमारी वैल्यू चेन है सबके लिए, चाहे आर्टिजन है, चाहे कारीगर है, चाहे मेरे एम्प्लॉयज हैं, चाहे जो अंत का जो हमारा कंज्यूमर है, जितने बिचौलियां हैं, हर एक के लिए एक वैल्यू क्रिएट करना है, हर एक के लिए एक अच्छा मूल्य हमने हर एक को देना है। वही बिजनेसेस, वही व्यवसाय आगे तक बहुत बढ़ेंगे, हम ये देखते हैं।
ठीक है, तो बस यही आपको बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी चैनल पकड़ें, आप कैसी भी मार्केट लिंकेज करें, ठीक है, तो हमेशा ये देखें कि एक्शन लीजिए, ठीक है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाओ कि अच्छा ठीक है, कुछ भी चीज आपको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखनी है, एक अवसर की तरह देखनी है, ठीक है। जितना सिंपल सॉल्यूशन ढूंढोगे उतनी जल्दी बिजनेस आगे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी चीज आपको बता रही हूँ, सुनना। हम लोग शायद मुंह है तो बोलना है, लेकिन दो कान भी हैं, अच्छे से सुने, खासकर कस्टमर क्या कह रहे हैं, हमारे लोग क्या कह रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज क्या कह रहे हैं, हमारे कर्मचारी क्या कह रहे हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो बिचौलिए, जो हमारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे जैसे जो मल्टी ब्रांड वाले जो पार्टनर्स हैं, हम सुने उनको कि हम वो क्या कह रहे हैं, और ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढें जिसमें सबको एक अच्छा मूल्य मिल रहा है, ठीक है। तो एक एजेंट ऑफ चेंज हम इसी तरह से बन सकते हैं। धन्यवाद, बस आपको यही थोड़ी बहुत मतलब जो मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी मैं। Swan, we can stop the presentation and we can now chat. Please, थोड़ा बहुत आप भी बताएं, कुछ भी अगर कोई प्रश्न हो प्लीज बताएं, कोई भी, किसी थैंक यू को। सो मच मैम। यस मैम। तो टू रिपीट अगेन, किसी को अगर कोई डाउट है, कोई अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है या कुछ भी, तो ही और शी मतलब खुद को एक बार अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अपना हाथ रेज करके, हैंड रेज करके भी आप बोल सकते हैं। कुछ शेयर भी कर सकते हैं, आपका जो अनुभव है आप वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की रियलिटी तो आप लोग सब जानते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, 2 मिनट के लिए आपका कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपको देख पाऊंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। अपनी दूर शॉप से दूर आना पड़ता है मैम, थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम रहता है, इसलिए अच्छा अच्छा, मीटिंग कोई अटेंड नहीं आवाज कोई जा नहीं नहीं, पाती है। कोई नहीं भाई साहब, आप बोलिए, बताइए, कोई नहीं। मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट है, मैं नैनीताल मुक्तेश्वर से हूँ मैम। हाँ जी। और हैंडीक्राफ्ट का कार्य कर रहे हैं हम, करीब 7-8 साल से कर रहे हैं हैंडक्राफ्ट, जिसमें बर्ड हाउस, बर्ड फीडर, ट्री हाउस का आइटम हम बना रहे हैं। हाँ जी। और सोशल मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जा चुके हैं मैम। और हम्म। जो भी इस मीटिंग में बताया जा रहा है उसे हम बारीकी तरीके से अपना मतलब एंट्री कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो आपका अनुभव है आगे हमारे काम लग। अर्जुन जी, कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई कांटेक्ट डिटेल चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, आप मुझे मुझे आप प्लीज संपर्क कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शायद म्यूट पे हो अर्जुन। बिंदु, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाय मैम, हाउ आर यू? एक्चुअली ना ये मेरा मैंने वो कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा, मैंने कोई स्टार्टिंग में बात ही नहीं, उसको अलाउड नहीं किया था कोई बात करने नहीं, के लिए। आप ऐसे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताइए। हाँ, हाय मैम, मैं बिंदु वर्मा हूँ। मैं रिबी ऑर्गेनिक, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया रिबी ऑर्गेनिक के नाम से। इसमें मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को अभी एक्चुअली क्या है कि मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, और मेरी वेबसाइट वगैरह जो आपने अभी मुझे सब चीजें बताई, मैं इन सब चीजों पे वर्क कर रही हूँ। कुछ कुछ नई चीजें हाँ आपसे सीखने को मिली। बट मेरा हाँ क्या है कि अभी मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए कि उसमें जैसे कि बार्टर कोलैबोरेशन में, या फिर मतलब जो मेरा सोशल मीडिया पे इंस्टा है, फेसबुक है, उसमें हाँ मुझे हेल्प चाहिए, उसको कैसे प्रमोट करें, क्योंकि अभी मैं डेली रील्स तो डाल रही हैं, बट अभी क्या है, इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो उसको हाँ आगे कैसे प्रमोट करूं वो मेरे से नहीं हो पा रहा। हाँ। बिंदु, इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी। देखो, अभी तो मैं आपने अभी अभी शुरू किया है, ठीक है, हाँ। तो मैं आपको यहाँ पे, हालांकि मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया है, लेकिन मैं हाँ आपको, जी। क्योंकि आपने अभी शुरू किया है, और ये ऑप्टिमाइजेशन एक काफी मतलब महंगी प्रोसेस होती है, ठीक है, हम्म। तो अभी मैं आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी मुझे आपके ब्रांड के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट, जानकारी तो देनी है ना कस्टमर को, हाँ है जी, ना, हाँ जी। है ना। तो
तो मैं आपको डेफिनेटली ये बोलूंगी कि जहाँ पे भी अब जैसे मान लीजिए फैब इंडिया है, ठीक है, या आपके क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, मैं मतलब कई ऐसे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है ना बिंदु, ठीक है, तो वहाँ पे अब जैसे एक आपको बताती हूँ कि मसूरी के पास जो लैंडावर है ना, तो वहाँ पे एक होटल है रोकबी मैनर करके, वो एक छोटा सा बुटीक होटल है, और ये मैं अक्सर वहाँ पे होटल्स में देखती हूँ कि सबके पास ना एक छोटी सी शॉप होती है, तो जहाँ ना बहुत मतलब 3 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी। पर्सनल केयर का तो काफी बड़ा मतलब पूरा सेंटर वो होता है उनका कैटेगरी, ठीक है, कि जो क्रीम्स है या तेल है या इस तरह के मतलब ये मॉइस्चराइजर्स और ये सारी चीजें, और ये बनता भी उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा है, तो ठीक है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया ना SOS ऑर्गेनिक, मैंने उनको एक होटल में देखा था मसूरी में, ठीक है, हालांकि वो कुमाऊं साइड के मतलब गांव में, ठीक है, तब से उनसे प्रोडक्ट मतलब 20 साल से ज्यादा हो गए मैं उनका प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, तो उनको एक होटल की शॉप में देखा था। तो आपके इन एंड अराउंड ना इस तरह के अगर जो होटल्स हैं, ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन है, क्या वो आपका प्रोडक्ट रख सकते हैं, क्या उनकी कोई वेबसाइट है। आप जो देखो ऑनलाइन कर रहे हो, रील्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो आप करो 100%, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आप ना जैसे, क्योंकि देखो शुरू में हम व्यवसाय शुरू करते हैं, हमें कैपिटल की भी जरूरत होती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जैसे अब एक बड़ी संस्था मान लो है जैसे SOS ऑर्गेनिक है, ठीक है, मुझे पता है कि अब वो, तो मैं उनके पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि क्या मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट बना सकती हूँ, आप आपके ब्रांड नेम पे बेचो, कोई प्रॉब्लम, जिसको मैंने प्राइवेट लेबल अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि अपने पास थोड़ा रेवेन्यू आ सके, उस रेवेन्यू से मैं उसको ऑप्टिमाइजेशन करूंगी जब मेरी वेबसाइट आएगी या मेरा इंस्टाग्राम पेज होगा। लेकिन पहले देखो, मैं ना बिलीव करती हूँ बिजनेस में ना एक जो स्ट्रैटेजी होती है ना हमारे अगले 90 डेज की क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, अगले 90 दिनों में मुझे क्या करना है, 90 दिनों का अगर मैं क्या एक्शन ऐसा लूँ, मैं ये एक्शन लूंगी कि मैं इन एंड अराउंड मेरे जितने ये होम स्टेज हैं, मेरे जितने होटल्स हैं, ठीक है, मैं लिस्ट बनाऊंगी, मैं देखूंगी कौन कौन प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, वहां जाके कोशिश करूंगी कि मेरे को एक छोटा सा काउंटर मिल जाए या कुछ डिस्प्ले की स्पेस मिल जाए उस तरह। और कुछ नहीं, एक चीज पता है मैंने और देखी है कि में ना अगर मान लो उनका काउंटर या दुकान नहीं होता ना, तो आपका होटल में हमेशा एक वो रजिस्टर सा नहीं रखा रहता, तो उसमें वो आपका मतलब एक पैम्फलेट या कुछ वो डाल देंगे, या फिर ना वो उनका ना हमेशा एक नोटिस बोर्ड सा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब मैं देखती हूँ कि वो लोग बहुत चीजें बताते हैं कि अच्छा यहाँ पे आज योगा क्लास हो रही है, या तो उसमें अगर मतलब लाइक आपके सारे डिटेल्स लेके वो मतलब वो आपका इंफॉर्मेशन पैम्फलेट या कुछ लीफलेट चिपका सकते हैं ताकि लोगों को, ठीक है, तो आई एम सेइंग कि अलग अलग तरीके हैं ये, हम तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम क्या करें, ठीक है, तो ये आपकी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हुई है, अब जितने लोगों को जानते हो, देखो इंस्टाग्राम पे तो रील बना ली, ठीक है, अब वो जो रील है उसको इंस्टाग्राम तक ही मत रहने दो ना, अब आप मुझे भेजो, मैं 4 लोगों को और भेजूंगी, अब वो जो रील है उसमें सारे आपके कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह सब होने चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई ये बिंदु का वेबसाइट है, ठीक है ना, तो अभी मैं वहां जाके या मैं आपसे डायरेक्टली संपर्क कर लूं, और आजकल कि हमें कोई वेबसाइट की भी जरूरत नहीं होती, इंस्टाग्राम पे या तो मैं आपको मैसेज लिखूं या फोन कर लूं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करना है, अब मैं इसको आगे कैसे बिंदु बहुत बड़ा फिर किला आपने ये जीता उस टाइम कि भाई एक कस्टमर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है, अब उस कस्टमर का फोन नंबर आपको मिल गया, आप बहुत चीजें इस कस्टमर से पूछ सकते हो, ठीक है, क्या मैम आपको क्या चाहिए, किस तरह की क्रीम चाहिए, स्किन ड्राई है, स्किन ऐसी है, लिप बाम चाहिए, इसके साथ और क्या देखना चाहोगे हम, और एक चीज हम कई मतलब हम कैटेगरीज भी बढ़ा सकते हैं, क्या चलो एक फुट क्रीम हो गई, एक शावर इस तरह से, है ना,
तो आई एम सेइंग अब एक बारी मुझे पर्सनल केयर आपका प्रोडक्ट समझ में आएगा, अगली बारी मान लो आप मेरे लिए कुछ खाने का भी ला सकते हो, मूसली ला सकते हो आप, हाँ है ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो मगर ये जो होटल वाला है ना, और ये जो व्हाट्सएप मतलब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ना लिंक्ड है बिल्कुल, ठीक है। तो जो रील बनाई है ना, अपने सारे लोगों को भेजो, मुझे भेजो, ये जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं इनको, तो ये सब जगह ना इसको मतलब मैं व्हाट्सएप तो कर सकती हूँ ना, हाँ, कोलैब कर सकती हूँ आपको, आपके साथ कोलैब। हाँ। तो मैं, और अगर मान लो फेसबुक पे है तो मैं उसको शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं शेयर कर सकती हूँ, राइट। इसी तरह से थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ होता है, थोड़ा ऑनलाइन थोड़ा ऑफलाइन, फिर हमारे पास थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आता है ना। इसी तरह से हम शुरू करते हैं, राइट। ओके, थैंक यू मैम। आप अपना मुझे वो व्हाट्सएप अपने इंस्टा का लिंक भी भेज देना आप मुझे। स्वर्ण के पास सब कुछ है। स्वर्ण, anybody who wants number, email ID, please, feel free to give it out. ठीक है, थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। और we still have 5 minutes, please. सबको सब कुछ समझ में आ गया? मतलब ये समझो मैं किसी के पास प्रश्न नहीं है। मैम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रश्न तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। एक्चुअली हम लोग जो है, मैं राइजिंग सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से हूँ, और हम लोग कुछ स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, खासकर सॉल्ट। हाँ हाँ हाँ। हम लोग सॉल्ट बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, दंत व्यंजन बनाते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं, लेकिन सॉल्ट हमारा मेजर है। सॉल्ट से ही हमने शुरुआत करी थी। हाँ। अब सॉल्ट पसंद तो सबको आता है, जितने इंग्रेडिएंट और जिस प्रोसेस से हम बनाते हैं उसमें हम लोग उत्तराखंड में इकलौते हैं। हाँ। हम ही वो पहले लोग हैं जिन्होंने नमक सॉल्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ लेकर के आए थे। हाउस ऑफ हिमालय में हमारा सॉल्ट जाता है। और क्या व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। चैलेंज कहाँ आ रहा है? 3 बार तो प्रधानमंत्री को चैलेंज ये आ रहा है। सॉल्ट पसंद सबको आता है, लेकिन जो हमारी उम्मीद है सॉल्ट की सेल की, वो ये हमें मार्केट में, मुझको मार्केट समझ में नहीं आ रही कि मार्केट कहाँ करें इसकी। सोशल मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हमको, जो मतलब हम चाहते थे कि हम रिजल्ट मिले ना। प्लस क्या है, अभी हमारे सॉल्ट के लिए हमको पता मार्केट बहुत लिमिटेड सी बन गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है इसकी, क्योंकि कुछ लिमिटेड शॉप्स हैं एक्सक्लूसिव जो उत्तराखंड के प्रोडक्ट बेचती हैं, वहां तो हमारे सॉल्ट जाते ही हैं, लेकिन हम इसकी मार्केट बढ़ाने के लिए जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे करें सॉल्ट के लिए। अच्छा राम सिंह जी, जो मुझे समझ में आ रहा है ना, तो आज की तारीख में तो हम जैसे मतलब एक पूरा एक ये कस्टमर का ना एक ये नीश है, मतलब कम कस्टमर है पर फिर भी इतने भी कम नहीं है, ठीक है। और जो सॉल्ट है ना, मतलब आजकल बहुत बड़ी चीज बन गई है, क्योंकि आपने जैसे बिल्कुल सही बोला कि इसमें बहुत गुण होते हैं, ठीक है। अब जैसे हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ठीक है, मतलब हर एक को ही पता है, ठीक है। मैं खुद ही अगर मतलब मैं कस्टमर के तौर पे देखूं तो मेरे घर में काला नमक है, मेरे घर में पिंक नमक है, मेरे घर में और मतलब अच्छा, और अगर आप एक्सपोर्ट में देखोगे ना तो उसमें आप पाओगे कि जैसे गार्लिक सॉल्ट के लहसुन से मिला हुआ जिंजर सॉल्ट, मतलब थोड़ा फ्लेवर्ड वाला सॉल्ट जो है, ठीक है। तो अगर इसमें मेरे हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट में थोड़ा उसको, क्योंकि देखो हिमालयन पिंक सॉल्ट तो बहुत लोग बना रहे हैं, तो वो कंपटीशन हो गया है ना राम सिंह जी? जी है ना। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कुछ एक तो प्रोडक्ट के तौर पे कुछ ऐसा बनाओ जो दूसरे नहीं बना रहे, ठीक है। और फिर दोहरा रही हूँ कि मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन सुनो आप, जो अब्रॉड, ठीक है, यूएस वगैरह में कुछ 20 तरह के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो कि आप आराम से बना सकते हो। जैसे ये जो गार्लिक सॉल्ट मैंने बोला, ठीक है, या फिर जैसे जिंजर सॉल्ट, मतलब इतनी तरीके के बनते हैं ये, मतलब मैं आपको एक पूरा कैटलॉग दे सकती हूँ अगर आप, मगर ये मैं आपको प्रोडक्ट के उस पर बोल रही हूँ। और इसमें मुझे ये लगता है आपको डेफिनेटली एक्सपोर्ट के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी
इन चीजों की डिमांड बहुत है। दूसरा मैं आपको ये बताती हूँ कि एक तो वही जो मैं बिंदु को बता रही थी कि आपके इतने वहां पे होम स्टेज और होटल्स हैं, ठीक है। तो एक चीज जो आप उनको कर सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट्स, काफेज, होटल्स, उनको इनकरेज करो कि वो आपसे नमक लें, थोड़ा थोड़ा लें, उनको एक अच्छा ऑफर दो, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ उनको ये बोलना चाहिए कि भाई जो भी जैसे जैसे वो टेबल पे हम कॉफी शॉप में रखते हैं नमक, तो उसका ब्रांड नेम नजर आना चाहिए, और बहुत होटल्स ये लोग करते भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक तो उससे काफी मार्क, क्योंकि मान लो मैं एक कॉफी शॉप में जाती हूँ उत्तराखंड में, नैनीताल में, तो वहाँ वो कई चीजें मुझे, जैसे चिली फ्लेक और ये सब मैं देखती हूँ, और सॉल्ट पे भी मैं देखती हूँ कि कई लोग उसको ब्रांड करते हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं हमें कहाँ मिल सकते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा ये हमारे पास के लोग ही बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तो वो, एक जो बड़े शहरों में जैसे मेट्रोज में ना, ये जो मैं आपको थोड़ी स्पेशलाइज्ड वाली आपको कैटेगरीज बता रही हूँ, थोड़ी ये फैंसी वाली जैसे गार्लिक सॉल्ट वगैरह है, ये मेट्रोज में या टियर 2 सिटीज में बहुत चलते हैं। तो जैसे मतलब मैंने आपने प्रेजेंटेशन में भी मैंने लिखा है, एक दो नाम लिखे हैं मैंने, जैसे ऑल्टीट्यूड स्टोर है, गुडनेस स्टोर है, फैब इंडिया को ही ले लो आप, ठीक है। आपने वाइट लेबलिंग तो की हुई है, तो वो इस तरह का मतलब जो सॉल्ट है, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं सॉल्ट की, वो लोग बेचते हैं। लेकिन राम सिंह जी, अगर वही मैं आपको बोलूंगी अगले 90 दिन में ना, अगर आपको कुछ करना है इस चीज के बारे में, एक तो पूरा एक्सपोर्ट का पता लगा लो, ठीक है। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि बहुत एक्सपोर्ट मतलब बहुत रिक्वायरमेंट है वहां पे। और ये जो फैंसी मतलब हिमालयन पिंक सॉल्ट से आगे जाके अगर हम जो सॉल्ट बना रहे हैं ना फ्लेवर्ड, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो एक तो, और वो आपकी डोमेस्टिक में भी चलेगी, मैम फ्लेवर्ड एक्सपोर्ट सॉस और तो हम डोमेस्टिक। लोग बनाते हैं, हमने मतलब हम लोग ऐसे हमने कुछ यूनिक फ्लेवर बनाए। अब तो खैर हाँ अब तो एक दो लोग उसकी कॉपी करने लग गए। हाँ लेकिन हाँ कुछ सॉल्ट तो ऐसे हैं जो हमने ही लॉन्च करे हैं। अगर मैं बात हाँ करूँ सॉल्ट की, हम लोग हाँ टिमरू सॉल्ट बनाते हैं, चोरू सॉल्ट हमने लॉन्च करा, सी बकथॉर्न हाँ सॉल्ट अभी भी हम बनाते हैं, बुरान सॉल्ट हमने लॉन्च करा, हाँ लिम्बा सॉल्ट हमने लॉन्च करा। हाँ, कुछ सॉल्ट, लेकिन उसकी कॉपी हम लोग, इवन अब तो लोगों ने हमारे इंग्रेडिएंट भी कॉपी करने लग गए। बट फिर भी जो है मतलब मैं बताया ना, व्हाइट लेबलिंग करते हैं, सबको पसंद आती है हमारी चीज। मतलब हाँ। जितने तो लोग हमारा सॉल्ट यूज करते हैं, वो फिर किसी और से सॉल्ट लेते नहीं है। राम सिंह जी, आप ये एक एक तो एक एक पीस D2C में नहीं कर पाओगे, इसको आपको बल्क ऑर्डर के थ्रू ही इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बल्क ऑर्डर आपका एक्सपोर्ट में होगा, और बल्क ऑर्डर आपका वाइट लेबल में होगा, और नहीं, वाइट व्हाइट लेबल। में जाता है हमारा थोड़ा, है ना। बट हाँ उस स्पीड से नहीं जाता। जैसे कीवी किसान विंडो है एक देहरादून में, हाँ हाँ तो हमारे बल्क बल्क बायर्स हैं। इवन हाँ उनके जो संजीव कपूर जी को भी किया हुआ है, संजीव कपूर जी को भी पसंद आया। हाँ तो कीवी किसान विंडो के तो जो है 16-17 स्टोर है, हर जगह हाँ हमारा जाता है। तो बट हाँ उसके बावजूद भी जो है हम जो हम जैसा आदमी उम्मीद करता है कि ठीक है प्रोडक्ट बढ़िया है, लोगों को पसंद आ रहा है, उस हिसाब से सफलता नहीं मिल पा रही। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप मेरे को बताओ राम सिंह जी, फॉरेन में है, और जब भी इंडिया आते हैं तो वो बल्क में लेके जाते हैं हमसे। तो आपको इसमें एक्सपोर्ट में तो बढ़ाना ही पड़ेगा, स्पेशली टू प्लेसेस लाइक, एक तो यूरोप मार्केट है और आपका एक ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेटली एक तो बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। इसमें आप गवर्नमेंट की संस्थाओं के थोड़ा उसमें लिखा पढ़ी जरूर होगी, लेकिन थोड़ा आपको वहां पे एक तो कोशिश करनी पड़ेगी, ये पहली चीज है। सेकेंडली, इसमें आपको थोड़ी, अब जैसे आप मेरे को बोलो कि सीबकथॉर्न का सॉल्ट, मैं जानती हूँ सीबकथॉर्न उत्तराखंड में, लेकिन जो कि अगर मैं उत्तराखंड बहुत रेगुलरली नहीं जाती तो फ्रैंकली मुझे नहीं पता होता, मुझे ये भी नहीं पता होता कि इसके फायदे क्या है, ठीक है। तो थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने ये बहुत अच्छी चीज की है कि आपने शेफ्स के साथ कनेक्ट किया है, लेकिन मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि बल्क ऑर्डर के लिए एक तो आप जो मेट्रोज में जो व्हाइट लेबलिंग करते हैं ना, क्योंकि उनका मतलब क्यों नहीं फैब इंडिया, क्यों नहीं आई टोकरी, ये बताओ आप मुझे वो इनका।
मतलब हमें समझ नहीं आ रही कि मेट्रोज में किन से हम संपर्क करें। हाँ, जैसे तो मैं मैं बताती हूँ आपको। जैसे 2 नाम तो मैंने आप ही को बताए थे अभी प्रेजेंटेशन में। एक तो गुडनेस स्टोर है जो कि गुड़गांव में है, तो उनका भी काफी बड़ा ऑपरेशन है। एक ऑल्टीट्यूड स्टोर है, वो नॉर्थ इंडिया में उनकी कई ब्रांचेस है। ऑल्टीट्यूड मैं लिख के आपको बताऊं, मैं प्रेजेंटेशन में है, आप उसको नहीं तो आप मैं ये सारे कांटेक्ट डिटेल्स मैं स्वर्ण को दे दूंगी, ठीक है। ऑल्टीट्यूड स्टोर और गुडनेस स्टोर, वो ऑनलाइन भी उनकी काफी अच्छी प्रेजेंस है, ठीक है। एक और आपको चीज बताऊंगी मैं राम सिंह जी, जैसे साउथ में ना जो फूड रिटेल है वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे है, ठीक है। बैंगलोर, खासकर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैसे जैसे हम लाइफस्टाइल वगैरह की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फूड के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, तो उनको डेफिनेटली आप संपर्क करें। जैसे स्पार है, SPAR, राइट। तो ये लार्ज फॉर्मेट है, तो इनको करें, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग अवेयरनेस करें अपने ही लोकल एरिया में। और एक और चीज है राम सिंह जी, जहां मैं आपको प्रमोशन की बात करूंगी, आपको पता है कि इंडिया में जो सॉल्ट के बारे में सबसे बड़ी चीज कस्टमर परसेप्शन है, कस्टमर के दिमाग में ये है कि अगर हम नमक खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको बोल रही हूँ कि अगर हम सेंधा नमक, ठीक है, उसमें अवेयरनेस ही नहीं है कस्टमर की, थोड़ा बहुत आप उसके हेल्थ को लेके अगर आप वो चीज प्रमोट करोगे ना, और ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए कि आप मैसेजिंग क्या कर रहे हो, आप रिटेल में किसको चुन रहे हो, आप अपनी लोकल होटल्स के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। और जो बड़े बड़े मतलब वाकई क्यों नहीं फैब इंडिया, वो लोग तो फूड रिटेल बहुत करते हैं, उनसे बड़ा आपको व्हाइट लेबलिंग ऑप्शन इंडिया में नहीं मिलेगा। किनसे मैम? फैब इंडिया, फैब इंडिया, ठीक है। फैब इंडिया है ना। तो मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मैसेजिंग करना, कम्युनिकेशन करना, इन सब चीजों में पैसा लगता है, लेकिन अपनी आय को तो हम कैसे बढ़ाएं, वो हम सबसे पहले, इसीलिए मैंने B2B की बात की, इसीलिए मैंने सबसे पहले प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल की बात की। वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये हमारे ब्रांड के नाम पे नहीं बेच रहे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसमें हम बहुत चीजें हम सीखते हैं और बल्क ऑर्डर मिलता है। 300 दुकान का बहुत फर्क पड़ता है राम सिंह जी, है ना। जी 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 मैम। तो ओके, मैं आप मुझे मैसेज भी कर देना, जितने हाँ नंबर्स मेरे पास होंगे मैं आपको सारे कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह मैं आपको सारी दे दूँ, जी, प्लीज प्लीज। ठीक है। तो और मगर लेकिन आपको एक्सपोर्ट के लिए ट्राई करना चाहिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सब्सिडी देंगे। तो इसके लिए कोई मतलब क्या कैसे करें? हाँ, वो मेरे हिसाब से एक ना आपेडा नाम की एक संस्था है, आप ऑनलाइन भी ढूंढ लेना, नहीं तो मैं उनका लिंक भेज दूंगी आप। जी जी। नहीं तो अपने आप कहाँ पे लोकेटेड हो आप उत्तराखंड में? पौड़ी में लोकेटेड है, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी में हो ना आप, पौड़ी में हो तो उस एरिया में डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट संस्था है, मेरे को 100% पता है, खाने के उत्पाद के लिए। वहां तो हम जो वहां सभी जानते हैं, मतलब हम तो हाँ स्वयं सहायता समूह है, तो वो तो ब्लॉक से जुड़े ही हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ना उसको अब आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आपिडा नाम की एक संस्था है, मैं आपको उनका मतलब वेबसाइट का लिंक तो डेफिनेटली मैं इस पे भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसको आप डेफिनेटली एक बारी गूगल करके आप देख लेना, उनका कोई भी कांटेक्ट डिटेल वगैरह हो। एक चीज में जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं स्वर्ण, यस मैम। है ना। तो स्वर्ण मैं आपको ये बोल रही थी कि जैसे ये जो हमारा पूरा जो कोहॉर्ट है, ठीक है, तो इसके लिए जो हम गवर्नमेंट के साथ हम मतलब एज एन इंक्यूबेटर मतलब आप भी कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ मेनी ऑफ देम, है ना। तो हमें फिर मतलब वो उतना ज्यादा वो वेट कैरी करेगा,
अगर TBI GU अगर अगर मतलब इन द सेंस इफ वी मेक अ प्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट या कौन सी संस्था है, बिकॉज मोरल है सबको सेम तरह का इनपुट चाहिए मार्केटिंग में। सो अगेन ये चीज काफी हो भी चुकी, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे काफी इंक्यूबेटर्स हैं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके और बहुत एक्सपोर्ट को भी प्रमोशन वगैरह किया है, ये सारी चीजें हैं। सो इसको हम थोड़ा मे बी वी कैन लुक एट इट। एब्सोल्युटली मैम। एंड इसके अलावा हमारी जो टीम है, जो हमारे बिजनेस सक्सेस फोक्स हैं, दे आर वर्किंग एक्टिवली। जितनी भी MSMEs के इनिशियल क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, हम लोग उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से उनको डेवलप करना है, किस तरीके से मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, B2B एस्पेक्ट भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी MSME आवर टीम इज इन लाइक कंटिन्यूअस कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट करके जिस तरीके से भी उनका ग्रोथ हो सकती है उसको एक्सलेट करने के लिए हम लोग चीजें अभी इस टाइम पे प्लानिंग स्टेज में है, बट वेरी सून विल बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल। बहुत ही अच्छी बात है। और किसी के कुछ डाउट हैं, किसी को कुछ अपना शेयर करना है? इसमें एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ में, वो ये है कि जैसे आपको या आपके किसी साथी को कभी भी प्रॉब्लम अगर आ रही है टीम्स में ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो अब से जो हमारे सेशंस हैं वो यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। इनको हम लोग लाइव भी साथ में ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे ये वाला हमारा फर्स्ट ट्रायल सेशन था जिसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया है। तो जिनको भी समस्या आ रही है टीम्स लॉगिन करने में, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी जो भी अगला सेशन होगा। और मैं सारिका मैम को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए जो सेशन लिया, इतना डिटेल, इतना अच्छा। एंड आई रियली होप कि जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं सबको इससे कुछ अच्छा, कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा, और साथ ही मतलब उनको जो बिजनेस है उनका उसको ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सारे पार्टिसिपेंट्स को। और स्वर्ण, थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। तो मैंने ही, मुझे लग रहा है हर समय मैं ही सीखती हूँ, तो धन्यवाद। और कभी भी किसी को कोई धन्यवाद मैम आपका।